देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा बयान दिया है जिसने दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल और बिहार से लेकर झारखंड तक के राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। बयान घुसपैठियों से जुड़ा हुआ है। अमित शाह ने साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि देश में जितने भी घुसपैठिए हैं, समय रहते अपने देश वापस लौट जाओ, वरना सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। वैसे पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट शुरू भी हो चुका है। पश्चिम बंगाल में नई बीजेपी सरकार बनते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने महज 7 दिन के भीतर 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी है। यानी जिस बांग्लादेश बॉर्डर पर बरसों से बाड़ लगाने का काम अटका हुआ था, वो अब युद्ध स्तर पर शुरू हो चुका है। सरकार जल्द ही देश भर में आईडी पहचान अभियान शुरू करने जा रही है और सीमावर्ती जिलों के लिए 360 डिग्री सुरक्षा मॉडल लागू किया जा रहा है, जिसके तहत अवैध निर्माणों को ढहाया जा रहा है। अब सवाल है कि अमित शाह के घुसपैठियों पर कार्रवाई वाले बयान से बिहार में सियासत क्यों सुलग उठी है। दरअसल बिहार का एक बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल से सीमा शेयर करता है, जिसमें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया जैसे जिले आते हैं, जहां घुसपैठ का मुद्दा हमेशा से बेहद संवेदनशील रहा है। बीजेपी और उनके सहयोगी दल इसे देश की सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष का आरोप है कि यह सब कुछ छिपाने के लिए है, सिर्फ दिखावा है, महंगाई जैसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विपक्ष के अपने तर्क हैं और सत्ता पक्ष के अपने तर्क, और आज इन्हीं तर्कों का जवाब मांगेंगे, महादंगल करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालना, ये हमारी सरकार का संकल्प है। बांग्लादेशियों पर एक्शन से सीमांचल पर बड़ा दबाव। बंगाल में सख्ती, बिहार में बड़ी चिंता। बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा एक बार फिर बिहार के सीमांचल में सियासत और सुरक्षा दोनों के केंद्र में है। पश्चिम बंगाल में चल रही सख्ती के बाद अब पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया जैसे सीमावर्ती जिलों में हलचल तेज हो गई। आशंका है कि पश्चिम बंगाल से खदेड़े जा रहे घुसपैठिए सीमांचल का रुख कर सकते हैं, जिससे डेमोग्राफी, संसाधनों और सुरक्षा पर बड़ा असर पड़ सकता है। वहीं राजनीतिक दल भी इस मुद्दे पर आमने सामने हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार को घुसपैठियों की पहचान कर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए और आंकड़े सार्वजनिक करने चाहिए। 14-12 बरस से केंद्र में आपकी सरकार है, तो आप चिन्हित भी नहीं कर पाए कि कितने घुसपैठी जो है अभी तक जो है इंडिया में प्रवेश किन किन राज्यों में किए हैं, इसका चिन्हित आप किए हैं आज तक, संख्या जानते हैं। कटिहार, जो बंगाल और बांग्लादेश से रेल कनेक्टिविटी के जरिए जुड़ा है, संवेदनशील जोन माना जाता है। यहाँ के लोगों में डर है कि अगर बंगाल में सख्ती बढ़ी तो घुसपैठिए चोरी छिपे इस रास्ते सीमांचल में दाखिल हो सकते हैं। अररिया के सीमावर्ती गांव में भी इस मुद्दे की गूंज है, जहां पहले बांग्लादेशी नागरिकों के छिपे रहने और पहचान छिपाने के मामले सामने आ चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर अभी सख्ती नहीं की गई तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। हालांकि प्रशासन फिलहाल सतर्क है और अधिकारियों का कहना है कि अभी कोई विशेष निर्देश नहीं मिला है, लेकिन सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। वैसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके हैं, घुसपैठियों को चुन चुन कर भगाएंगे। भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे। जिस तरह से घुसपैठियों पर एक्शन शुरू हुआ है, उससे साफ है इनकी पहचान होगी और इन्हें वापस भेजा जाएगा। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण और कटिहार से सुब्रत के साथ अररिया से सतीश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। तो आज बहस जिन सवालों पर होनी है, सीधे उन सवालों पर आते हैं। सवाल है कि घुसपैठियों पर क्यों सुलग रही है सियासत। अमित शाह की घुसपैठियों को चेतावनी, विपक्ष हमलावर क्यों है। अमित शाह का बयान मुद्दा भटकाने वाली सियासत कैसे हुआ। क्या बंगाल का 360 डिग्री सुरक्षा मॉडल बिहार में भी लागू होगा
और सवाल यह भी पूछेंगे कि बांग्लादेश सीमा पर बेड़ाबंदी से घुसपैठ की समस्या क्या खत्म हो जाएगी। तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से बीजेपी से डॉक्टर उषा विद्यार्थी और जेडीयू से परिमल कुमार जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी से प्रमोद सिन्हा और कांग्रेस से शिशिर कौंडिल जी जुड़ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल उषा जी आपसे, ये जो एक्शन लगातार चल रहा है और ये दावा किया जा रहा है गृह मंत्री की तरफ से, उन्होंने तो सीधे चेतावनी दी है, कहा है कि जो लोग इस समय जा सकते हैं वो चले जाएं, बाद में एक्शन विकट होगा। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, ये तो जैसा कि हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि ये हमारे सरकार का संकल्प है कि जितने भी घुसपैठिए हैं उनको हम अपने यहाँ से बाहर निकालेंगे। और ये निर्णय बहुत ही स्वागत योग्य है कि हम अपने देश में किस प्रकार से घुसपैठियों को हम बंगाल हो, आसाम हो, अब धीरे धीरे जैसा आप अभी रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि बिहार में भी आ रहे हैं और आ जाएंगे, तो इससे तो हमारी समस्या बढ़ेगी, सुरक्षा की समस्या बढ़ेगी। और सारे घुसपैठी जब आ करके हमारे देश के प्रतिनिधि सदस्य बन जाएंगे और धीरे धीरे बने हुए हैं, जिसको हम लोगों ने बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं, सरकार हमारी उस दिशा में प्रयास कर रही है, क्योंकि हमारे देश में असुरक्षा बढ़ेगी। और हमारे देश में आके आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि हम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या दूसरे किसी भी देश में जाते हैं तो क्या इस तरह से हम वहाँ 6 महीने से ज्यादा रह सकते हैं क्या? बिना मेरी आइडेंटिटी के हम वहाँ रह सकते हैं क्या? तो ये मेरे देश में ऐसा क्या हो सकता है? घुसपैठी आएंगे और यहाँ आकर अपनी पहचान बदलकर वोटर लिस्ट में नाम बनवा लेना और यहाँ सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ना, ये निश्चित रूप से उनको बाहर जाना चाहिए। और आप देख रहे होंगे कि जो भी घुसपैठी है हमारे नरेंद्र मोदी जी सरकार के डर से, आप देखिए जाकर के वहाँ भीड़ लगी हुई है, जो लोग डर से जा रहे हैं। और हम आए दिन देखते हैं कि बांग्लादेश से जो लोग भी आए हैं, बंगाल में, बिहार में आ करके वो यहाँ पर मजदूरी करते हैं और मजदूरी करते करते वो फिर एक अपनी गुट बना लेते हैं और यहाँ सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की बात करते हैं। आप देखिए कि हमारी ममता जी ने क्या किया, अभी तक हमारा घेराबंदी तक नहीं हुआ और हमारे वहाँ चीफ मिनिस्टर सुवेंदु अधिकारी जी आए और वहाँ आते ही उन्होंने जमीन दिया। हम अपने देश को सुरक्षित रखेंगे ना, या हम छोड़ देंगे कि जिसको भी मन है आइए और मेरे यहाँ बस जाइए और हमारे जो संस्कार है, जो संस्कृति है, जो मेरी परंपरा है, उस पर आप धावा बोलिए और कहिए कि हमको बाहर से निकाल रहे हैं। आप तो बाहर वाले ही हैं, तो हम आपको क्यों रखेंगे घर में? क्यों हमारे यहाँ का आर्थिक रूप से हम कमजोर हमको क्यों करेंगे? लेकिन जब बंगाल में अब ये जो कार्रवाई हो रही है, तो हम रखेंगे। बंगाल में ये कार्रवाई हो रही है तो डर तो ये रहेगा कि वो बिहार आ सकते हैं, झारखंड आ सकते हैं। झारखंड से थोड़ी सी राहत इसलिए है क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया वहां पर चल रही है, तो वो चिन्हित हो सकते हैं। लेकिन बिहार, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, इस क्षेत्र में उनका डेरा नहीं हो सकता, इस रास्ते से वो बिहार में दाखिल नहीं हो सकते। उनका भी उसका भी दाखिल तो हो ही सकते हैं, क्योंकि वो लोग कहीं भी जाकर अपना बसेरा बनाना चाहते हैं, तो हम उस पर भी ध्यान रख रहे हैं ना। हम इसीलिए हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, हर जगह। आप तो हमारे यहाँ तो कमेटियां ऐसे बन रही है कि भाई कैसे हमारी जो जनसंख्या 1% थी और वो 5% कैसे हो गया, कहीं पर 7% कैसे हो जा रहा है। आखिर उसके लिए भी जांच की प्रक्रिया करेंगे कि आखिर एक एक परिवार के हमारे एक एक सदस्य को 30-30 बच्चे दिखाए जा रहे हैं। ये क्या है भाई? ये कैसे बढ़ रहा है? और इसके बढ़ते हुए ये जनसंख्या को क्या हम लोग टॉलरेट करेंगे? क्या देश उसको सही मानेगी? क्या देश इसको, उसके चीजों को मानेगी? तो इसलिए हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है किसी भी कीमत पर हम अपने देश के लोगों को कहा करें कि बाहर जाओ, लेकिन जो बाहर वाले लोग हैं, जो बाहर घुसपैठिए आ रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज के हो, तो हमारे मुस्लिम समाज के लोग आप अपने देश में रहो ना भाई। हमारे देश के यहाँ तो आप देश में रहो, हम बाहर वाले को अपने यहाँ क्यों
प्रश्रय देंगे? क्यों हम ठीक, अपने प्रमोद जी को जरा आर्थिक रूप से चर्चा में हम लेकर अपने आते हैं। भाइयों को, अपने देश के लोगों को हम कमजोर करेंगे? इसलिए निश्चित रूप से यह जो तय हुआ है घुसपैठिए को भारतीय जनता पार्टी ने निश्चय किया है। प्रमोद जी, और जब बाकी भी दल वाले बीजेपी जिनको या बोलना बीजेपी है, के कोई वो बड़ा राजनीति करते हैं चेहरा और बोलते घुसपैठियों हैं। की बात करता है तो विपक्ष सबसे पहले ये आरोप लगाता है कि घुसपैठिया दरअसल बहाना है, इनको जनता को मुद्दे से भटकाना है। वो कौन सा मुद्दा है जिससे ये घुसपैठियों के कंधे पर बंदूक रखकर भटकाने की कोशिश कर रहे हैं? संतोष जी, सबसे पहले समझने वाली बात है कि पिछले 12 सालों से केंद्र में एनडीए की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, और जो देश की जो सीमा सुरक्षा की जवाबदेही और जिम्मेवारी किनके ऊपर होती है? केंद्र सरकार के ऊपर होती है। रहा बिहार के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करिए तो 2005 से बिहार में एनडीए की सरकार है। तो अगर घुसपैठिए अगर हैं तो इनको बताना चाहिए ना कि कितने घुसपैठिए हैं और कितने घुसपैठियों को इन्होंने चिन्हित करने का काम किया है, ये तो इनको बतलाना चाहिए। और अगर घुसपैठिए इनके रहते हुए, केंद्र की सत्ता में इनके रहते हुए, बिहार की सत्ता में इनकी रहते हुए अगर प्रवेश कर गए हैं तो ये इन लोगों की असफलता है। इनको जब इनके शासन में अगर घुसपैठिए आए हैं तो इनको अपनी सबसे पहली तो अपनी विफलता को मानना चाहिए कि हमारे शासन में ही थोड़ी आए, बावजूद जो है घुसपैठिए आ गए। जी, इनके शासन में ही थोड़ी आए। जब लालू प्रसाद जी ये कहते हैं कि बिहार घुसपैठियों से जूझ रहा है 1992 में, जब 2003-4 में ममता बनर्जी ये कहती हैं कि घुसपैठिए बड़ी समस्या है इस देश की, जब गृह मंत्रालय का डेटा कहता है 1998 का ये जो डेटा है वो ये कहता है कि घुसपैठिया बड़ी समस्या है और तकरीबन 5 लाख घुसपैठिए इस देश में अलग अलग राज्यों में हो सकते हैं, तो फिर ये सिर्फ इनकी नाकामी कैसे हुई? नहीं तो अब बताइए संतोष जी, फिर जब शासन सत्ता में बैठे हुए ये लोग हैं तो इनको तो बताना चाहिए ना कि कितने घुसपैठिए, चाहे एसआईआर के माध्यम से इन लोगों ने चिन्हित करने का काम किया या 12 साल के शासनकाल में इन्होंने कैसे चिन्हित किया है। ये चुनाव दर चुनाव जिस प्रकार से बातें करते हैं, जब चुनाव झारखंड में होता है वहां घुसपैठियों की बात करते हैं, बिहार में चुनाव होता है वहां घुसपैठियों की बात करते हैं, दूसरे राज्यों में चुनाव होता है वहां घुसपैठियों की बात करते हैं, लेकिन बंगाल में भी चुनाव जीत चुके हैं। ये सुनिए ना, नहीं संतोष जी, मेरी पूरी बात समाप्त हो जाए उसके बाद फिर आप पूरा पूछ लीजिएगा। मैं आप जवाब देने के लिए ही बैठा हुआ हूं ना जी। सवाल उठता है कि ये बतलाए ना, देखिए अगर बात 2004 से 2013 की हम करें तो 88,792 घुसपैठियों को जैसे दूसरे देश भेजा गया मनमोहन सिंह के सरकार में। 2014 से लेकर के अभी 2024 तक का जो आंकड़ा है 3,000 से 4,000 मात्र घुसपैठियों को भेजा गया है। 2017 में तो मात्र 51 घुसपैठियों को। तो अगर आपके अगर घुसपैठिए हैं तो उनको चिन्हित करके इनको भेजने से रोक कौन रहा है, मना कौन रहा है? सरकार तो इन्हीं की लगातार है। असल में क्या है ना, आपने ठीक कहा कि मुद्दों से इनको भटकाना है। जो ज्वलंत मुद्दे हैं देश में, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, चाहे आप देखिए ना नीट पेपर लीक का मामला हो, चाहे आप सीबीएसई का जो ओएसएम प्रणाली के तहत जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की बातें हो, तमाम जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो और हमको सवाल से हम बच जाएं, उसके चलते जो है ये घुसपैठिए करते हैं। अरे रोका कोई है? किसी ने रोका है? परिमल जी को जरा चर्चा में लेकर आता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ डेटा आपने गलत स्क्रीन पर बोल दिया, उसको मैं जरा करेक्ट कर दूं। 2014 से 2025 तक 3,000 जो घुसपैठिए थे उनको बॉर्डर पार नहीं भेजा गया, उनको डिस्पैच नहीं किया गया। दरअसल वो आंकड़ा है 8,632, जो आपके 10 साल के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन जो आप दावा कर रहे हैं उससे लगभग दुगना है। परिमल जी, दरअसल मुद्दे इस समय देश की सियासत में बहुत सारे उठे हुए हैं और आरोप आप पर यह लग रहा है कि उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए घुसपैठियों को एक बार फिर आप सहारा बना रहे हैं। देखिए संतोष जी, जो विपक्षी दल है उनको न तो राष्ट्र के विकास, राज्य के विकास से मतलब है और न तो देश की सुरक्षा और इंटरनल सिक्योरिटी से मतलब है। निश्चित रूप से घुसपैठी की समस्या इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक महत्वपूर्ण चैलेंज है।
अब देखें कि 1992 में जैसा आपने चर्चा भी किया कि वाईवी चौहान की अध्यक्षता में जो मुख्यमंत्री परमिल जी की आवाज जरा स्टूडियो में बढ़ा दें और मेरे ईपी में भी दें जरा। हाँ आप अपनी बात रखें। एक्चुअली लालू प्रसाद जी ने कहा था कि जो राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया है उसमें भी गंभीरता होनी चाहिए। तो और दूसरी बात आप देखिए कि इनकी मंशा क्या रही है। देखिए, घुसपैठी का तात्पर्य किसी रिलीजन और जाति से नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो वैलिड पासपोर्ट और वीजा के से आता है, हम लोग तो उसका स्वागत करते हैं, लेकिन इनवैलिड वीजा एंड पासपोर्ट जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट का उल्लंघन करते हुए जो व्यक्ति भारत में प्रवेश करता है, उसके विरुद्ध उसको ही इलीगल माइग्रेंट हम लोग कहते हैं। और समझिए आप कि जैसे 1992 में इन लोगों ने मीटिंग में इस मुद्दे पर गंभीरता व्यक्त की थी। आप जब अधिनियम को देखेंगे ना, भारत में पासपोर्ट एक्ट 1920, फिर जो रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, फिर फॉरेनर्स एक्ट 1946। अब समझिए कि इतने पुरातन जो स्वतंत्रता के पूर्व के पर्टिकुलर अधिनियम थे, उसी को के आधार पर जो कांग्रेस की सरकार सत्तासीन थी, वह पर्टिकुलरली फॉरेनर्स को आइडेंटिफाई बहुत मच मोर कंफ्यूजिंग। और एनडीए की सरकार ने 1925 में इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट 1925 लाया, जो प्रभावी 26 से हो रहा है। तो बेसिक रूप से गंभीर मुद्दा यह है कि हम लोग कितना एफर्ट करते हैं, हमारे अप्रोच क्या है। आपको याद होगा 1985 में आसाम अकॉर्ड हुआ था, मुद्दा यही था और उस समय फेंसिंग ऑफ बॉर्डर की बात की गई थी, लेकिन केंद्र की कांग्रेस सरकार इस दिशा में एग्रीमेंट होने के बावजूद कोई प्रभावी कदम नहीं उठाई और यह प्रक्रिया लगातार चलती रही। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कंपैरेटिव डेटा दे रहे थे कितने व्यक्तियों को डिपोर्ट किया गया। तो मनमोहन सिंह के शासनकाल के दौरान जो डिपोर्ट किए गए उसमें सुस्पष्ट रूप से मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ था, जिसकी चर्चा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में जो चर्चा में आई थी। तो जो एनडीए की सरकार है वह सजग है, वह बेसिकली इलीगल माइग्रेंट को प्रॉपर रूप से, ऐसा नहीं मनमोहन सिंह के सरकार में जो डिपोर्टेशन कैंप बना था उसमें कई ऐसे उदाहरण हुए थे जिससे पत्नी को इलीगल माइग्रेंट माना गया था, पति को नहीं। बच्चे को इलीगल माइग्रेंट माना गया था, उनके पेरेंट को भारतीय नागरिक। तो आप ये कह रहे हैं कि दरअसल तो बेसिक रूप से इन लोगों की दरअसल इन्होंने जो 88,000 लोगों को देश के उस पार छोड़ दिया, वो इन्होंने गलत कांग्रेस और आप 8,632 लोगों को ही देश के उस पार, सीमा के उस पार कर पाए, तो आप ठीक कर रहे हैं। अरे हम लोग चाहते हैं, देखिए एक्चुअली संतोष जी, हम लोग चाहते हैं कि अवैध घुसपैठी की समस्या का निराकरण हो, लेकिन यह जाति और धर्म के आधार पर नहीं हो, और न ही यह भी सुनिश्चित करना चाहते कि मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं हो। इंडिया तो पायनियर रहा है ह्यूमन राइट के लिए, और आप समझिए कि हम लोग जो इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर रिफ्यूजी 1951 के सिग्नेटरी नहीं होने के बावजूद भी भारत का विशाल दिल, ऐसे भी भारत वसुधैव कुटुंबकम के नाम से आतिथ्य संस्कार आप देख रहे हैं ना देश की, जाता है, लेकिन अब वैलिड आप इतना भी विशाल दिल ना दिखाए ना कि जो हमारी इकोनॉमी और हमारे अधिकारों पर डाका पड़ जाए। पहली प्राथमिकता सरकार की क्या है? नहीं, आप ये समझें, नहीं, आप समझे कि पिछले वर्ष जो सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का रिपोर्ट है, बिहार का उदाहरण हम दे रहे हैं कि बिहार में जितने पर्यटक आए उसकी संख्या गोवा में आने वाले पर्यटकों से 1% अधिक थी। तो हम लोग विदेशियों इलीगल माइग्रेंट की बात करते हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिस्पेक्टिव ऑफ कंट्री, समझे। अब वैलिड पासपोर्ट के अनुरूप आए और इनके पास तो कोई लीगल मैकेनिज्म नहीं था। मैं की बात कर रहा हूं कि घुसपैठियों कौन से वैलिड पासपोर्ट के साथ आएंगे। ठीक है, मैं शिशिर जी का एक कमेंट ले लूं। शिशिर जी का एक कमेंट ले लूं। हम लोग एकदम पुख्ता व्यवस्था करना चाहते हैं। ठीक, शिशिर जी, और कोई भी अभी जो दावा किया गया प्रमोद सिन्हा जी की तरफ से, ठीक है, परमिल जी एक बार शिशिर जी को भी सुन लूं। शिशिर जी, जो अभी दावा किया गया कि 88,000 जो घुसपैठिए थे उनको उस तरफ जाकर डिस्पैच किया गया, उनको बॉर्डर के उस पार जाकर छोड़ दिया गया, उनको उनके सीमा में जाकर छोड़ा गया सरकार की ओर से। इसका मतलब यह है कि घुसपैठियों से त्रस्त थे आप। तो अब दरअसल क्या है, अब क्या घुसपैठी आने बंद हो गए? नहीं, मैं वही जवाब दे रहा हूं। हम लोगों ने अभी सुना, आपने कंपैरेटिवली आंकड़ा भी जो है वो प्रस्तुत किया, इसलिए मुझे आंकड़े देने की जरूरत नहीं है। अब जब आंकड़े वैरी करने लगे तो स्थिति ये रही कि अब ये मानवाधिकार और वगैरह वगैरह की बात करने लगे।
मेरा साफ तौर से यह मानना है कि जिस प्रकार से अमित शाह जी का बयान आया है ना, तो पता है ऐसे वक्त में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कमलाबाई सरीखे चूड़ियां ज्यादा खनकाती है, काम कम करती है। बेसिकली जितने मंत्रालय हैं इस देश में जो चल रहे हैं संतोष जी, गृह मंत्रालय अमित शाह जी के जिम्मे है, न मणिपुर संभल रहा न घुसपैठिया संभल रहा। हेल्थ मिनिस्ट्री जेपी नड्डा के ये में है, मतलब अधीनस्थ है, अस्पताल नहीं संभल रहा। एचआरडी मिनिस्ट्री धर्मेंद्र प्रधान के अधीनस्थ है, रोज पेपर लीक हो रहा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण के अधीनस्थ है, और इकोनॉमिकल सिचुएशन क्या है देश की वो आपको पता है, हमको पता है, सबको पता है। लेकिन क्या है, घुसपैठियों की समस्या ला करके आप बताइए ना कि आज अभी उन्होंने एक कमेटी बनाई है डेमोग्राफी को ठीक करने के रिगार्डिंग। वो कमेटी सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस रिटायर्ड हैं, उनकी अध्यक्षता में बनी है। क्या किसी ने विरोध किया कि इसको नहीं बनना चाहिए या नहीं होना चाहिए देश में? आंकड़े भी आपने जो प्रस्तुत किए वो जो हमारे आंकड़े हैं और जो इनके आंकड़े हैं, अब इस पे वो लीपापोती कर रहे हैं। और चौथी बात ये संतोष जी कि बेसिकली क्या है ना कि 2014 से किसकी सरकार है हम कंफ्यूज हैं, हमको नहीं पता देश में किसकी सरकार है, और जिम्मेदारी जिसकी सरकार है उसकी होती है। सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? उसकी है। और तमाम अगर मान लिया कि इन 12 वर्षों में वहां पर अगर बेड़ाबंदी होनी थी उसके लिए जमीन अलॉट कौन कर ली? वहां पर बेड़ाबंदी हुई नहीं, बेड़ाबंदी हुई नहीं। अब वो इंटरनली बंगाल की सीमा का इस्तेमाल करते हुए पश्चिम बंगाल के थ्रू अंदर आ जाते हैं। परमिल जी बीच में नहीं, परमिल जी बीच में नहीं। मैं सवाल पूछ रहा हूं ना शिशिर जी से, परमिल जी बीच में नहीं। बंगाल में सरकार किसकी थी जब वहां बेड़ाबंदी ही नहीं होने दे रही वहां की राज्य सरकार? तो फिर ये जो घुसपैठ है आप विमान से उस पार छोड़ आइए और वो सीमा से इस पार घुस आएंगे। यही तो चल रहा है पूरा 1950 का निर्धारण। मैं जो कह रहा हूं संतोष जी, सीमा सुरक्षा का निर्धारण किसके जिम्मे है? कौन करता है सीमा सुरक्षा का निर्धारण? ये जो फेंसिंग की बात है, एग्रीमेंट को याज का है क्या? फिर केंद्र सरकार कहां सोई हुई है? बेसिकली स्थिति यह है कि अभी कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले, सुरजीत बल्ला नाम के इकोनॉमिस्ट का एक आर्टिकल आया है, बड़ी चर्चा में है। इंडियन एक्सप्रेस में उन्होंने लिखा है, पहली बार उन्होंने जो है वो मोदी सरकार की आलोचना की है, और वो जो चर्चा में चीजें आई हैं उसमें उन्होंने कहा कि आप अपने मैकेनिज्म को लगा करके भले ही चुनाव जीत जाएं, लेकिन ये देश हार रहा है। आरबीआई के गवर्नर की चेतावनी आ रही है, बड़ा कंजर्वेटिव एस्पेक्ट है, लेकिन बावजूद इसके आप देख लीजिए, और ये दूसरे नैरेटिव को गढ़ रहे हैं साहब। और मतलब आप इस बात का कोई मुद्दा नहीं है इस देश में, हम लोग चर्चा करने बैठे। मैं डॉक्टर संजय जी को जरा चर्चा में लेकर आता हूं। समय बहुत तेजी से गुजर रहा है, समय बहुत तेजी से गुजर रहा है। डॉक्टर संजय जी, क्या आज की परिस्थितियों में घुसपैठ कोई मुद्दा नहीं है? और क्या अगर बंगाल में जो नई सरकार आई है उसने जमीन बीएसएफ को दी है और बेड़ाबंदी वहां पर शुरू हो रही है, तो क्या बिहार के लिए चिंता का विषय नहीं है? जो घर में बैठे हुए घुसपैठिए हैं वो बिहार आ सकते हैं, किशनगंज, अररिया, इस वाले क्षेत्र में जा सकते हैं। बड़ा चिंता का विषय है। घुसपैठ चिंता का विषय नहीं कैसे? इन्फिल्ट्रेटर जो हैं वो किसी भी देश के किसी भी राज्य के साधन संसाधन पर अगर वो अपना अधिकार जमाते हैं, हक जमाते हैं, तो चिंता का विषय नहीं कैसे? और बिल्कुल डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। जो उत्तर 24 परगना की वो जो तस्वीर बार बार आपके ये पर स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, वो कौन है? वो अवैध ही तो तरीके से यहाँ रह रहे थे। अमेरिका को सब लोगों ने देखा होगा किस तरह से दूसरे देशों के नागरिकों को बजाते जहाज में भर करके और उनको डिपोर्ट कर दिया गया कि आप अपने देश में जाइए, आप जब इस देश के नागरिक नहीं है तो फिर यहाँ रहने का आपको अधिकार क्या है? एक दूसरी बात, बिल्कुल बिहार के लिए चिंता का विषय है जो आपने स्पेसिफिक बिहार की बात की। बांग्लादेश, बंगाल और बिहार ये एक दूसरे से कनेक्टेड है,
और जब कनेक्टेड है तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो जो बांग्लादेशी हैं वो बांग्लादेश न लौट के बिहार की सीमा में वो जो सीमांचल के जिले हैं, वो किशनगंज, कटिहार, सुपौल, ये मधुबनी, पूर्णिया, दरभंगा, वो सब जो इलाका है वो तो कहीं ना कहीं से वो मिलता ही है और वहां से उनका प्रवेश होता है। नेपाल, उसका बॉर्डर बिल्कुल ओपन है, वो नेपाल के रास्ते भी बिहार में इन कर जाते हैं। तो चिंता का विषय नहीं कैसे है? बिल्कुल 600 एकड़ जमीन अगर शुभेंदु अधिकारी ने दिया कि आप फेंसिंग कर लीजिए, तभी तो आप बीएसएफ को लगाइए, चाहे रक्षा मंत्रालय से बात करके अपने आर्मी को डिप्लॉय कीजिए, तभी तो आप कर पाइएगा जब आप फेंसिंग कीजिएगा। जब ओपन रहेगा तो क्या कीजिएगा? ममता बनर्जी जी से केंद्र सरकार ने कई बार कोशिश की कि हमें कम से कम बॉर्डरिंग एरिया के लिए उतनी जमीन उपलब्ध करा दीजिए जिसमें हम फेंसिंग कर सके। तो 600 हेक्टेयर जमीन मिली। अब वो बॉर्डरिंग का काम शुरू है। 121 हेक्टेयर भूमि ये मिला है यहाँ पर, जो चिकन नेक जिसको आप कहते हैं सिलीगुड़ी में, कि उसको आप फेंसिंग कर देंगे ताकि उसका इस्तेमाल कर करके हमारे राज्य में या अलग अलग राज्यों में उनका प्रवेश नहीं हो। तीसरी बात, अगर डिटेक्ट नहीं करेंगे, अगर उनको डिपोर्ट नहीं करेंगे, कब तक उनके बोझ को आप ढोते रहेंगे? बिल्कुल आप 100 मुद्दे गिनाइए और वो मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर बात करनी चाहिए, लेकिन डेमोग्राफी चेंज हो रहा है और उसमें जिस तरह की डेमोग्राफी चेंज हो रही है ये एक चिंता का विषय है। ये सारे देशवासियों के लिए, सारे राज्यवासियों के लिए। ये 14 से 26 की बात नहीं है कि 12 साल में केंद्र की सरकार कर रही थी। जब कांग्रेस की सरकार भी थी केंद्र में, कई बार उनके गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री ने डेटा पेश किया कि पूरे देश स्तर पर कितने करोड़ जो हैं इन्फिल्ट्रेटर हैं जो इस देश में रह रहे हैं और उनके लिए एक योजना बना करके उस देश में उनको डिपोर्ट किया जाना चाहिए। तो अगर वो संकट है, ये एक गंभीर संकट पर विषय पर बात नहीं हो तो किस पर बात हो? ठीक है, वो उससे बीजेपी को कितना फायदा होगा, विपक्ष की पार्टियों को कितना घाटा होगा, लेकिन आपके साधन संसाधन पर दूसरे वैसे लोग जो अनावश्यक तौर पर अधिकार जमाए हुए हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं, हम लोग उस पर बात नहीं करें। और जब बात करेंगे तो बिहार उषा जी कुछ कहना चाह रही हैं? उषा जी जल्दी से, उषा जी जल्दी से, सभी मेहमानों के पास अब 1-1 मिनट का समय है, अपने समय में ही बात रखिएगा, जल्दी से। हाँ, इन्होंने कहा कि ये भारत में एनडीए की सरकार और प्रधानमंत्री जी ने कोई काम ही नहीं किया। 370 धारा, राम मंदिर, और ये अब अंत में घुसपैठिया जो बड़ा एक समस्या है, देश के लिए समस्या है। आप वोट से इसको मत जोड़िए, देश सुरक्षित रहेगा तो हम सब सुरक्षित शिशिर जी जल्दी से रिएक्शन। घुसपैठियों को निकालना भारतीय जनता पार्टी का एक मुद्दा है और इसको निकालेंगे। इसमें विपक्ष के लोग को ये क्यों लगता है कि कोई काम ही नहीं कर रही है? शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है, तो इतने कॉलेज क्या हो रहा है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतने मेडिकल कॉलेज, अब जब ये शांत होंगी तब मैं अपना विषय रखूंगा। खोले जा रहे हैं। उषा जी, शिशिर जी को भी सुन लेते हैं। आपने निर्मला सीतारमण जी को कहा, तो सारे चीजों के लिए उषा जी समय कम है, शिशिर जी का रिएक्शन ले लेते हैं जल्दी से। काम कर रहे हैं, आप उसको मत, कांग्रेस और आरजेडी मत इसमें। बेसिकली क्या है संतोष जी कि जब ये काम की बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी का वादा था हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का। आप देख रहे हैं क्या हुआ। 100 स्मार्ट सिटी बनाने का आप देख रहे हैं क्या हुआ। मुद्दे से भटक गंगा की सफाई करने का आप देख रहे हैं क्या हुआ। नहीं, यीशु से मैं, जब यीशु से ये भटक रही हैं तो मुझे भी वो कहना होगा ना। और इस विश्व में यूनिवर्सिटीज हैं, एक भी भारत में नहीं है, और कह रहे हैं कि काम कर रहे हैं। अरे भाई ये जो आप जो है घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, आपने ही आंकड़े दिए ना संतोष जी, हमने तो दिए नहीं। कुछ और आंकड़े रख देता हूं, उसके बाद घुसपैठियों को डिपोर्ट करने का जो आंकड़ा था, मैंने घुसपैठियों को जो डिपोर्ट करने का आंकड़ा था हमारे शासनकाल में, तो इनसे कई गुना ज्यादा था। तो फिर आपके लिए घुसपैठिया मुद्दा क्यों नहीं है? सवाल तो यही है ना, जब आप डिपोर्ट कराते हैं 88,000 से ज्यादा लोगों को, तो फिर आपके लिए घुसपैठिया मुद्दा नहीं रहता है। प्रमोद जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। प्रमोद जी, बिहार के बारे में मैं बात कर रहा हूं, बिहार के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूं।
ये जो 1998 में एक रिपोर्ट आई थी देश के लिए काम गृह मंत्रालय की, उसमें 1998 में लगभग 5 लाख अवैध बांग्लादेशी प्रवासी बिहार में होने का दावा किया गया था। 2025 में महज 10 दिन के अंदर 8 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। किशनगंज के गलगलिया बॉर्डर से एसएसबी ने 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। अररिया में एक बांग्लादेशी नागरिक कई साल से नाम बदलकर रह रहा था। गया में एक बांग्लादेशी 8 साल से बौद्ध भिक्षु बनकर रह रहा था। सीमांचल इलाके की स्थिति ज्यादा चिंताजनक है, आपको मालूम ही है, और कटिहार तो सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाका है। उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि घुसपैठिए बिहार में आई नहीं। संतोष जी, हमने क्या कहा? हमने कहा कि सरकार 2005 से बिहार में एनडीए की है और 12 सालों से सरकार जो है केंद्र में भी इन्हीं की है। तो अगर घुसपैठिए हैं और इनके पास यदि आंकड़ा है तो चिन्हित करके उसको दूसरे देश भेजने का काम क्यों नहीं करते हैं? अभी आपने भी बतलाया ना कि जब 92 में हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने भी आंकड़ा भी प्रस्तुत किया था और उस पर अपनी चिंता भी जाहिर करने का काम किया था। और अभी संजय जी जो विश्लेषक हैं उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस के भी नेताओं ने इस पर चिंता जाहिर की थी। तो जब हमारी सरकार जब तक मान लीजिए कांग्रेस की सरकार थी, हम लोगों की सरकार थी, उस समय जिस प्रकार से जो घुसपैठिए थे उसकी जिस संख्या में हम लोगों ने जो है बाहर भेजने का काम किया, ये सरकार क्यों नहीं कर पाई पिछले 12 वर्षों से? और राज्य में अगर संजय जी के पास जा रहा हूं, सभी की आवाज डाउन कीजिएगा जरा, परिमल जी को स्क्रीन पर रखिएगा। परिमल जी, इनको अपनी परिमल जी जी क्या 30 सेकंड में। संतोष जी, एक्चुअली जो इलीगल माइग्रेंट की समस्या का मूल है पोरस बाउंड्री। कांग्रेस प्रवक्ता से पूछें कि जब केंद्र में जो राजीव गांधी की सरकार थी, आसाम अकॉर्ड का इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं किया गया? जहां तक वेस्ट बंगाल का प्रश्न, मैं आपको बतला दूं, जहां तक मुझे जानकारी है, शायद जैसे फेंसिंग ऑफ बाउंड्री तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट लैंड इज एलोकेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और केंद्र सरकार ने, एनडीए की सरकार ने 20 से अधिक बार ममता बनर्जी को पत्र लिखा कि आप लैंड अवेलेबल करवाएं सो एज टू कंप्लीट द फेंसिंग वर्क, लेकिन इन्होंने इनके कान पर जूं नहीं रंगी, क्योंकि एक्चुअली इनकी मनसा ही अलग है। ये अब डॉक्टर संजय जी आपका समय शुरू हो रहा है, मेरे पास समय कम है थोड़ा सा, बाकी सभी की आवाज डाउन। डॉक्टर संजय जी की आवाज को आप रखिएगा प्लीज। करने का काम करते हैं और केवल पश्चिम बंगाल में फेंसिंग कर देने से इन्फिल्ट्रेटर रुक जाएंगे ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे जिले हैं बिहार के और नेपाल के जिनके बीच में कोई फेंसिंग नहीं है, बस उधर पार कर गए, अब नेपाल चले गए, तो नेपाल का रास्ता तो अभी खुला ही हुआ है ना। बिल्कुल केंद्र सरकार को राज्य सरकार के साथ एक कोऑर्डिनेशन बना करके और फेंसिंग करनी होगी, तभी जाकर के आप इन्फिल्ट्रेटर को रोक पाएंगे। वो माइग्रेशन जो है वो लीगल हो इलीगल हो, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो जो इन्फिल्ट्रेटर है आपके देश में आके, आपके राज्य में आकर के आपके साधन संसाधन पर कब्जा जमाए हुए हैं। ये शुरुआत है, आगे सरकार को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस घुसपैठिया वाले मुद्दे पर, अगर देश को बचाना है और देश के जो पब्लिक है उसके हक पर जो डाका डाला जा रहा है उससे बचवाना है। फिलहाल इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही।